महाराष्ट्र सुनते ही सबसे पहले इमेज क्रिएट होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनकी इमेज महाराष्ट्र के इतिहास में इस कदर रची बसी है कि अक्सर लगता है कि महाराष्ट्र का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से ही शुरू होता है। लेकिन असल में इस ज़मीन की कहानी, असली कहानी मुगलों या मराठों के आने से सदियों पहले शुरू हुई थी। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज के जन्म से लगभग 1000 साल पहले इसी ज़मीन के लोगों ने एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक छीलकर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक या एकाश्म मंदिर बना दिया था। एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार जिसे देखकर आज भी यकीन नहीं होता कि सिर्फ छेनी हथौड़ी से इतना बड़ा चमत्कार कैसे पॉसिबल है। कौन बनवा रहा था ये महान मंदिर और उस समय किसका राज था? आज हम महाराष्ट्र के उस इतिहास को डिकोड करेंगे जो अक्सर मराठा कहानियों के पीछे छिप जाता है। जानेंगे महाराष्ट्र का पूरा इतिहास, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज से लगभग 65,000 साल पहले जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहे थे, तब उनकी एक ब्रांच ने वेस्टर्न घाट के घने जंगलों और दक्कन के पठार को अपना घर बनाया। ये वो दौर था जब ना कोई धर्म था, ना कोई भाषा और ना ही कोई एम्पायर। आज के महाराष्ट्र के इस इलाके में रहने वाले ये शुरुआती लोग पूरी तरह से शिकार और जंगलों पर निर्भर थे। पश्चिमी घाट की गुफाओं और नदियों के किनारे मिले पत्थरों के औजार इसी दौर की गवाही देते हैं। जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी, तब उसका असर महाराष्ट्र के दायमाबाद जैसे एरियाज तक पहुंचा। आर्कियोलॉजिस्ट को दायमाबाद में तांबे के रथ और बैलों की शानदार मूर्तियां मिली। माना जाता है कि यह जमीन अब एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनने लगी थी। लेकिन इस क्षेत्र की अपनी पहली असली पहचान तब मिली जब नॉर्थ इंडिया में एक बड़े एम्पायर का पतन हुआ। नॉर्थ में मौर्यन एम्पायर के पतन के साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का भी डिक्लाइन हो गया। इसी दौर में लगभग 200 BCE के आसपास दक्कन के पठार पर सातवाहन एम्पायर का उदय हुआ। इस साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने का काम किया था सिमुक ने, और बाद में गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे राजाओं ने इसको पीक पर पहुंचाया। ये कोई क्षेत्रीय ताकत नहीं थी, आप इसे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे दक्कन का पहला एम्पायर भी मान सकते हो। सातवाहनों ने ज्योग्राफी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे आज हम पैठन कहते हैं, उसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब में बदल दिया। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सेना से ज़्यादा उनके बंदरगाहों यानी पोर्ट्स में छिपी हुई थी। आपने क्या कभी पैठन साड़ी के बारे में सुना है? ये वही पैठन से जुड़ा हुआ है। तो कोंकण तट पर मौजूद कल्याण और सोपारा जैसे बंदरगाह उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के सबसे बड़े सेंटर बन गए थे। मॉनसूनी हवाओं का फायदा उठाकर रोमन एम्पायर के जहाज इन बंदरगाहों पर उतरते थे। ये ट्रेड इतना एक तरफा और प्रॉफिट वाला था कि रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर अपनी किताबों में बाकायदा रोते हुए लिखते हैं इसके बारे में। वो लिखते हैं कि रोम का सारा सोना भारत और खासकर दक्कन के मलमल और मसालों को खरीदने में बह रहा है। पहली शताब्दी में दक्कन का एरिया इतना अमीर था कि पैठन और तेर के बाजारों में रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के लगभग आम मुद्रा की तरह चलते थे। लेकिन हर साम्राज्य की तरह सातवाहनों का भी अंत हुआ, और इसके बाद एक ऐसा कल्चरल ब्लास्ट हुआ जिसने ज़मीन की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। सातवाहनों के बाद वाकाटक और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने इस एरिया पर रूल किया। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र भारत की कला और संस्कृति के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक बन गया। वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के टाइम पर ही अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ और उसमें वो प्रसिद्ध रंग भरे गए। सोच कर देखिए, घने जंगलों के बीच गहरी खाइयों के किनारे बिना किसी रोशनी के आर्टिस्ट ने सदियों तक उन गुफाओं के अंदर ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो आज भी हमें हैरान करती हैं। दक्कन का समाज इस दौर में एक कॉम्प्लेक्स वर्णा सिस्टम में ढल रहा था। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि बौद्ध और हिंदू धर्म का उस समय एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। लेकिन दक्कन के इतिहास में सबसे बड़ी शॉक वैल्यू दिखती है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के दौर में। उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर किसी आम इमारत की तरह जमीन से ऊपर ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं बनाई गई। इंजीनियर्स और मूर्तिकारों ने एक पूरे बसाल्ट के पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया। लगभग 2 लाख टन से ज़्यादा ठोस चट्टान को काट कर बाहर निकाला गया और अंदर एक भव्य मंदिर को तराशा गया। आज के कई सिविल इंजीनियर्स भी मानते हैं कि मॉडर्न मशीन्स के साथ भी इस एक्यूरेसी के साथ कंस्ट्रक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ये एम्पायर सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहे थे,
ये एक नई भाषा को भी जन्म दे रहे थे जो आगे चलकर महाराष्ट्र की पहचान बनने वाली थी। संस्कृत और प्राकृत के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे महाराष्ट्री प्राकृत नाम की भाषा शेप ले रही थी। 9वीं और 10वीं सदी तक आते आते इसी से उस मराठी भाषा का जन्म हुआ जिसने पूरे दक्कन की जनता को एक कल्चरल सूत्र में बांध दिया। ये एक बड़ा बदलाव था। उस समय उत्तर भारत में मॉडर्न हिंदी का अस्तित्व तक नहीं था। वहीं 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता की मराठी व्याख्या लिखी। इसका नाम ज्ञानेश्वरी था। इस तरह उन्होंने एक पूरी लिटरेरी परंपरा को मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब दक्कन अपने इस कल्चरल गोल्डन पीरियड में जी रहा था तब उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा पॉलिटिकल भूकंप आ चुका है जो जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। 12वीं सदी के आखिर तक आते आते महाराष्ट्र पर यादव राजवंश का शासन स्थापित हो गया। उनकी राजधानी थी देवगिरी, जिसे आज हम दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं। देवगिरी का किला एक सीधी खड़ी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। इसके चारों ओर गहरी खाइयां थी दुश्मन से बचने के लिए। क्लेम तो ये भी किया जाता है कि इन खाइयों में मगरमच्छ पाले जाते थे। उस वक्त की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इस किले को भेद पाना इम्पॉसिबल था। राजा रामचंद्र के राज में देवगिरी धन धान्य से और शांति से परिपूर्ण था। लेकिन 1296 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी, जो उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं बल्कि आज के इलाहाबाद का सूबेदार होता था, उसने एक ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बिना अपने चाचा और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन को बताए अपनी 8000 की घुड़सवार सेना ली, विंध्य के दुर्गम पहाड़ों और जंगलों को पार किया। यह कोई ट्रेडिशनल मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं था बल्कि मध्यकालीन भारत का एक ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की रफ्तार से किया गया युद्ध था। यादव सेना इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहा था, वो एक साइकोलॉजिकल जंग का भी मास्टर था। उसने देवगिरी के आसपास ये अफवाह फैलाई कि उसकी 8000 की सेना तो केवल छोटी सी टुकड़ी है, दिल्ली की 20,000 सैनिकों की बहुत बड़ी सेना पीछे पीछे आ रही है। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर और महल के अंदर के धोखे और सप्लाईज की कमी के चलते अजय माने जाने वाले देवगिरी किले का पतन हो गया। खिलजी के इस हमले ने हिस्ट्री में एक बटरफ्लाई इफेक्ट का काम किया। देवगिरी से लूटा गया खजाना अलाउद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बनाता है। वहीं दक्कन के दरवाजे अब हमेशा के लिए नॉर्थ इंडिया के लिए खुल गए। दक्कन में यादव साम्राज्य का अंत हो गया और अगली कई सदियों तक महाराष्ट्र पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा चलता रहा। फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य का रूल आ गया। देखा जाए तो दक्कन का पॉलिटिकल और कल्चरल इमेज पूरी तरह से बदल गया। पर्शियन कल्चर और वास्तुकला का लोकल कल्चर के साथ मेल होने लगा। लेकिन ये दौर शांति का नहीं था। कुछ वक्त बाद बहमनी साम्राज्य भी अंदरूनी कलह के कारण टूट गया। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बहमनी साम्राज्य लंबे टाइम तक दक्कन में रूल कर रही थी और फिर ये पूरा एरिया 5 अलग अलग सल्तनतों में बट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, इन सुल्तानों के बीच लगातार जमीन और सत्ता के लिए खूनी युद्ध चलते रहे। लेकिन यहीं पर हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। इन सुल्तानों को अपनी आपसी लड़ाइयों के लिए सैनिकों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने लोकल मराठा सरदारों को सैनिक, सरदार और प्रशासनिक सहयोगियों के रूप में अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। एक तरह से एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चूक थी। इसी बहाने मराठा सरदारों को युद्ध की स्ट्रेटजीज, हथियारों का इस्तेमाल और सत्ता की राजनीति को करीब से समझने का मौका मिला। मुगल काल के लेटर फेज में यानी 17वीं सदी के मध्य आते आते दक्कन की आम जनता बेहिसाब टैक्स, लगातार पड़ने वाले अकाल और सुल्तानों की कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों से तंग आ चुकी थी। इसी उथल पुथल और हताशा के बीच सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। इसका नेतृत्व शिवाजी भोसले ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल कुछ किलों को जीतकर एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने स्वराज के एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने आम किसानों और सैनिकों को एक संगठित ताकत में बदलने का काम किया। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विशाल सेना नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी। शिवाजी महाराज ने ज्योग्राफी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। नॉर्थ की बड़ी बड़ी सेनाएं जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, वो सह्याद्री के सकरे रास्तों और घने जंगलों में बिल्कुल बेबस हो जाती थी। शिवाजी ने गनिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना, अचानक अटैक कर देना, पहाड़ों में गायब हो जाना, ये उनकी आइडेंटिटी बनती चली गई।
1659 में प्रतापगढ़ के जंगल में उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खान की साजिश को नाकाम किया और अपने वाघ नख से उसकी हत्या कर दी। ये केवल एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये दक्कन के लोगों के मन में बैठे उस साइकोलॉजिकल डर का खात्मा था जो सदियों से उन पर हावी था। शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के संस्थापक तो थे ही, साथ ही उनका कंट्रीब्यूशन था एक हिस्टोरिकल नेवी खड़ी करने में। जब मुगलों और सुल्तानों का पूरा ध्यान जमीन पर था, तब शिवाजी महाराज ने भारत की शुरुआती मॉडर्न और ताकतवर स्वदेशी नेवी को डेवलप करने का कदम उठाया। बाद में कान्होजी आंग्रे की लीडरशिप में मराठा नेवी इतनी खतरनाक हुई कि इसके दम पर मराठों ने ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच जहाज़ों को भी दक्कन के तटों पर चैलेंज किया। विदेशी ताकतों ने उन्हें समुद्री डाकू तक कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में वो भारत के पहले सच्चे नेवल कमांडर थे जो कोंकण तट की रक्षा कर रहे थे। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगलों को लगा कि मराठा एम्पायर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत और लाखों की सेना लेकर खुद दक्कन पहुंचा। उसने सोचा कि जल्दी ही दक्कन को काबू में करके वो वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज ने करीब 9 साल तक मुगल सेना को चुनौती दी। हालांकि बाद में उन्हें धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब का मानना था कि एक नेता को बेरहमी से मारने से विद्रोह कुचल जाएगा, लेकिन यहीं पर इतिहास ने उसकी सबसे बड़ी भूल साबित कर दी। एक राजा की हत्या ने पूरी सोसाइटी को ही बागी बना दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के खिलाफ 27 साल तक अपनी लड़ाई जारी रखी। छत्रपति राजा राम और ताराबाई जैसी नेताओं की लीडरशिप में मराठों के अब कई सेंटर थे। हर मराठा किसान और सैनिक खुद अपने आप को सेना का हिस्सा मानने लगा था। मुगल सेनाएं एक किला जीतती तो मराठे पीछे से दूसरा किला वापस ले लेते। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन की धूल छालने में निकाल दिए। उसकी पूरी इकॉनमी तबाही के कगार पर खड़ी हो गई। यहाँ तक कि औरंगजेब की कब्र भी दक्कन में ही खुदी, लेकिन मराठों से मुगल पार नहीं पा पाए और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की रीढ़ भी हमेशा के लिए टूट गई। मुगलों के कमज़ोर पड़ने के बाद मराठा एम्पायर ने पेशवाओं, खासकर बाजीराव प्रथम के साथ एक बेमिसाल एक्सपेंशन देखा। मराठा सेनाएं सह्याद्री से निकलकर उत्तर भारत के मैदानों में फैल गई। अटक से लेकर कटक तक उनका इम्पैक्ट हो गया। लेकिन यह मराठा इतिहास का सबसे बड़ा डिबेटेड हिस्सा है, जहां इतिहासकार 2 अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। वीके रजवाड़े और जीएस सरदेसाई जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते हैं कि मराठों का ये विस्तार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना और मुगल साम्राज्य के धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन दूसरी ओर जादूनाथ सरकार और स्टुअर्ट गॉर्डन जैसे इतिहासकार इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। उनके एविडेंस बताते हैं कि मराठे मेनली एक रीजनल सैन्य शक्ति थे जो अपने राज्य को चलाने के लिए लगातार रेवेन्यू की तलाश में थे। उत्तर भारत में उनका विस्तार राष्ट्रवाद से कम और चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स वसूलने की इकोनॉमिक नीड से ज़्यादा मोटिवेटेड था। बंगाल, राजस्थान और गुजरात में उनके द्वारा किए गए हमले और राजपूतों और जाटों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की पॉलिसीज़ ने इसे पैन हिंदू गठबंधन के सिद्धांत को बहुत कमज़ोर किया है। यह हिस्ट्री का वो ग्रे एरिया है जिसको लेकर आज भी एकेडमिक बहसें होती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। खैर, इस रैपिड एक्सपेंशन के बीच 1761 में मराठा साम्राज्य की स्पीड पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना और सदाशिवराव भाऊ की लीडरशिप में मराठा सेना के बीच उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में यह युद्ध लड़ा गया। मराठा सैनिकों की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट चुकी थी। दक्कन के मौसम के आदी मराठा सैनिकों के पास नॉर्थ की सर्द सर्दियों से बचने के लिए ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं थे। डिप्लोमेटिक फेलियर के चलते आसपास के क्षेत्रों यानी नॉर्थ इंडिया के लोकल शासकों का सपोर्ट नहीं मिला। रिजल्ट ये हुआ कि मराठों की पानीपत में भयंकर हार हुई। ये कोई सिंपल आर्मी की हार नहीं थी, ये महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रॉमा था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि उस दिन दक्कन के लगभग हर एक परिवार ने अपना कोई ना कोई सदस्य खोया था। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस जंग के चलते। इस हार ने मराठा एम्पायर के विस्तार को रोक दिया और एक नया पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर एक नई विदेशी ताकत ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत के बाद मराठा एम्पायर कई अलग अलग गुटों सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले में बट गया। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति और मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक के बल पर धीरे धीरे इन गुटों को कमज़ोर किया और आखिरकार 1818 में मराठा एम्पायर पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो आज जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो इसकी गगनचुंबी इमारतें, इसकी बड़ी इकोनॉमी और इसकी मजबूत रीजनल अस्मिता
जब हम देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ दशकों या कुछ राजाओं की कहानी नहीं है। ये 65,000 साल लंबे संघर्ष, बसाल्ट चट्टानों को तराशने वाले गुमनाम कारीगरों, रोम के सोने से भरे बाजारों और पानीपत की बर्फ में बहे खून और सह्याद्री की उन पहाड़ियों की कहानी है जिन्होंने हमेशा इतिहास अपनी शर्तों पर लिखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले और उनके दौरान महाराष्ट्र के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।